हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ करंट। हम यहाँ पर यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 के साइकोलॉजी के प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह बाल विकास एवं शिक्षण विधि का पहला क्वेश्चन है। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ शून्य होना चाहिए। ऑप्शन है नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या फिर अनुपात मापनी। तो आप बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो आपको बता दें कि मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर या प्रकार होते हैं। कौन कौन से? शाब्दिक या नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। तो जो अनुपात मापनी है, मापन का वह प्रकार है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। यानी कि यहाँ पर आपका घ वाला अनुपात मापनी सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है। यहाँ डैश जो है वहाँ पर आपको शब्द रखने हैं। ऑप्शन है इदम, अहम, पराहम या फिर परिस्थितियाँ। तो आप आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर है सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के 2 मुख्य संप्रत्यय, पहला चेतन, अर्धचेतन, अचेतन या फिर इदम, अहम व परा अहम माने हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना में इदम, अहम और पराहम इन तीनों तत्वों को विशेष व महत्व दिया है। फ्रायड के अनुसार इदम व्यक्ति को अपनी दमित इच्छाओं की तत्काल पूर्ति के लिए प्रयास करने हेतु उकसाता है, जबकि परा अहम यानी कि सुपर ईगो सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। एवं अहम ईगो इन दोनों के मध्य अंतरक्रिया करके व्यक्ति को वास्तविक धरातल पर तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। पराहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों व आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ग वाला ऑप्शन यानी कि पराहम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है व्यवहारवादी डैश ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो कुछ चाहूँ बना सकता हूँ। आपके ऑप्शन है फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या फिर होलजिंगर। तो आप बताइए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बता दें कि वाटसन अमेरिकी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी थे। इन्होंने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया और मानव विकास में व्यवहारवाद की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। ये अपने व्यवहारवादी दृष्टिकोण को 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किए थे। 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने के बाद इनका प्रमुख कथन था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उससे जो चाहूँ बना सकता हूँ, जैसे कि डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी हो। तो यहाँ पर आपका ग वाला ऑप्शन यानी कि वाटसन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपन की सक्रियता। तो आप इसमें से बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं। उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी अधिक होगी व्यक्ति न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित होता चला जाता है। यानी कि उद्दीपन की तीव्रता यहाँ पर आपका
का वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शन है शिक्षण, समदृष्टि, सहानुभूति या फिर प्रेरणा। तो आइए बताते हैं। प्रेरणा यानी कि जब आपको अंदर से कोई प्रेरणा मिलेगी तभी बच्चे की पढ़ाई में रुचि होगी, जिससे उसे ज्ञान का अर्जन करने में भी उसकी गति तीव्र हो जाती है। इस संदर्भ में थॉमसन ने भी लिखा है कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी कि प्रेरणा आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रायड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इनकी मुख्य परिभाषा क्या है, आप इसे देख करके समझिएगा। ऑप्शन है ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। तीसरा ऑप्शन है विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और घ वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बताइए आप। आपको बता दें कि सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मनोविश्लेषणवाद चिकित्सक थे। इन्हें मनोविश्लेषणवाद चिकित्सा का पिता भी माना जाता है। फ्रायड ने मानव व्यक्तित्व के विकास में मनोविश्लेषणात्मक संकल्पना प्रस्तुत की। उसके अनुसार मानव की स्मृति मानव व्यक्तित्व के विकास में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा है कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ग वाला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। SOR किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन है वाटसन, कोफ्का, कोहलर या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपको बता दें कि SOR यानी कि स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, यह अमेरिकी वैज्ञानिक वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह संकल्पना अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया दिए गए विकल्प में कोई भी उत्तर हमें सही नहीं लग रहा है, तो फिर आप देख लीजिएगा कि वुडवर्थ सही है या आपको इन ऑप्शन में से कोई अधिक लग रहा है। तो यहाँ पर कहना मुश्किल है, बाकी आपका वुडवर्थ यहाँ पर सही होगा जब जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ऑप्शन है अवधि, रुचि, नवीनता या आकार। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है बताइए। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। अगर व्यक्ति रुचि किसी कार्य में अधिक होती है, अगर व्यक्ति की रुचि किसी कार्य में अधिक हो तो वह उस कार्य को अधिक मन लगाकर या ध्यान लगाकर करता है, जिससे उसे आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर आपका रुचि यानी कि ग वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ऑप्शन है सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। अतः जब एक विषय का ज्ञान या एक परिस्थिति में सीखी गई बात दूसरे विषय को सीखने में या किसी अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक सिद्ध हो तो उसे सीखने का स्थानांतरण या अंतरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ख।
सीखने का स्थानांतरण इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन है स्मृति, सीखना या फिर प्रेरणा। ऑप्शन बताइए आप। तो आइए देखते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी हो और वह इतना जिज्ञासु है कि उसे अपने मुंह में रख लेता है, उसे काटते ही उसे पता चलता है कि यह बहुत तीखा है और वह रोने लगता है, इसलिए वह मिर्च को फेंक देता है और अगली बार जब कभी भी वह मिर्च के पास जाएगा तो उसे लगेगा कि नहीं, मिर्च तो कड़वी होती है, इसलिए वह दोबारा उसे हाथ नहीं लगाएगा। तो इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। आइए देखते हैं मनोवैज्ञानिक सिम्पसन ने इस बारे में क्या कहा है। व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो सीखना यानी कि ख वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। सांख्यिकी। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें व्यक्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन है आपकी स्तंभाकृति, स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या फिर रेखा चित्र। आइए जानते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभाकृति कहते हैं। आप इसमें स्तंभ और स्तंभ की बात से भी पकड़ सकते हैं, तो शायद आप सही आंसर बता सकते हैं। इसमें आपका का वाला ऑप्शन यानी कि स्तंभाकृति जो है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? आपके ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसमें बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आइए जानते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में होता है, ये आप सबको पता है, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और वे परवर्ती किशोरावस्था में आते आते अर्थात 19 या 20 साल की उम्र तक यह काफ़ी धीमा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला। आप देखते भी होंगे कि बाल्यावस्था में बच्चे में जिज्ञासुपन की स्थिति बहुत अधिक होती है। वह कोई भी वस्तु देखता है, कोई भी चीज़ देखता है तो उसे ये लगता है कि हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, कैसे है, इसका काम क्या है और इसके काम करने से या फिर ना करने से क्या असर पड़ता है। तो अगर आपको इस पर कोई अच्छे से सीख लेनी हो तो या तो आप अपना बचपन याद करिए या फिर किसी बच्चे को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सच में जो कहा गया है वह कितना सत्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। आपके ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या फिर ध्यान पर। ऑप्शन बताइए फिर। आपको बताएं, शैशवावस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इसमें बालक को सीखने का अनोखा काल भी कहते हैं। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे वह रोता है, हंसता है, उसे अपनी वस्तुओं से बहुत प्यार रहता है, यानी कि अगर आप उससे कोई भी वस्तु मांगते हैं तो वो आपका लेने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर आप उससे कोई चीज़ मांगेंगे तो वह आपको नहीं देगा, यानी कि वह अपने मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यह अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना है। तो यहाँ पर आपका का वाला ऑप्शन यानी कि मूल प्रवृत्ति पर आधारित है, ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? इसमें ऑप्शन है कुत्ते पर, बिल्ली पर, वनमानुष पर या फिर चूहों पर। तो आप इसे बता सकते हैं कि कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था, यानी कि आपका इसमें ग वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा।
तो आपको बताएं कि सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक वुल्फगांग और कोहलर को है, जिसने अपनी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ ओप्स में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया था। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वरमानुस या सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। इनके अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। तो आइए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। अब बताइए आपकी उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे किस क्षेत्र में उच्च होंगे। ऑप्शन है सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करना या फिर अच्छे अंक प्राप्त करना। आप बताइए ऑप्शन। आइए जानते हैं। किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है, जबकि नवीन उत्पाद व नवीन खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहते हैं। अतः बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन नहीं किया जा सकता। यह भी चिन्हित नहीं हो सकता कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक सृजनशीलता में भी उच्च होंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है का वाला यानी कि सृजनशीलता जो है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन है पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर वाटसन। आइए जानते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम या सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए हैं। ऑप्शन है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। प्रभाव के नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है और असंतोष उत्पन्न होने पर उस कार्य को नहीं करता है। प्रभाव के नियम को अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में लागू करने के लिए मुख्यतः 2 कार्यों का होना अति आवश्यक है। इसमें से पहला है शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। दूसरा, शिक्षक को चाहिए कि पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करे ताकि छात्रों में अधिगम के प्रति अभिरुचि बढ़े। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो थॉर्नडाइक यानी कि ग वाला जो है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शन है तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि या फिर प्रत्याहान विधि। तो आप इसमें ऑप्शन बताइए। आइए जानते हैं। स्मृति वह योग्यता, स्मृति में याद रखना वह योग्यता है जो पूर्व अनुभवों या अधिगम द्वारा सीखी गई बातों को संचित करने तथा कालांतर में उसका चेतन में प्रयोग लाने के लिए संबंधित है। प्रत्याहान विधि पहचान विधि या पुनः सीखना विधि स्मृति से संबंधित है तथा तार्किक विधि बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। यानी कि आपका यहाँ पर तार्किक विधि ग वाला जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास डैश किया गया था। ऑप्शन है साइमंड, वोल्टेजमैन, मरे या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर बालक नहीं बैलक होगा। आइए जानते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT यह वैयक्तिक मापन का एक परीक्षण है। इस परीक्षण का विकास वर्ष 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक SA मुर्रे ने किया था। TAT परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग होता है, जिसमें एक कार्ड सादा रहता है और परीक्षण के समय एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग होता है। प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग चित्र होते हैं और प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? ग ऑप्शन यानी कि मरे ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। आइए जानते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, ये हम सभी जानते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, जिसके परिणाम स्वरूप
बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं और छात्र सहजतापूर्वक अधिगम यानी कि सीख सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या फिर व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ख वाला ऑप्शन यानी कि वर्गीकरण का सिद्धांत इसमें नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, सदस्यता का नियम या फिर साहचर्य का नियम। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आपको बता दें कि तत्परता में कार्य करने की शक्ति निहित रहती है और साथ में तत्परता से सक्रियता भी बढ़ जाती है। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। इस नियम के तहत कई कार्य जुड़े होते हैं। भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? का वाला ऑप्शन यानी कि तत्परता का नियम आपका सही ऑप्शन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। ऑप्शन है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या फिर पृथक्करण। आपको बता दें कि संप्रत्यय या संकल्पना निर्माण के सोपान ये निम्न तरीके से होते हैं। इसमें सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण होता है, फिर विभेदीकरण, फिर पृथक्करण और उसके बाद सामान्यीकरण आता है। तो यानी कि इसमें प्रथम सोपान पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण यानी कि ख ग वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। संप्रत्यय के बाद डैश है, उसमें आपको भरना है कि इसमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन है टॉलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। आइए जानते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया। अल्बर्ट बंडूरा इनका पूरा नाम है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का निर्माण दूसरे के व्यवहारों को प्रेक्षण करने से होता है। बंडूरा ने कई प्रायोगिक अध्ययनों में प्रेक्षणात्मक अधिगम की विस्तृत खोजबीन की। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। ऐसी परिस्थिति में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ख वाला यानी कि अल्बर्ट बंडूरा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? ऑप्शन है आपके निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि। आइए जानते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण का सोपान आगमन विधि के अंतर्गत आता है। शिक्षण की आगमन विधि में शिक्षक अपने विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है वो आगमन विधि यानी कि ख वाला जो है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। ऑप्शन है आपके रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध या फिर पुरस्कार, दंड या प्रोत्साहन। तो आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? आइए जानते हैं। अवधान के आंतरिक निर्धारक हैं आवश्यकता, प्रशिक्षण, अर्थ, अभिरुचि, आदत, जिज्ञासा, अभिवृत्ति और लक्ष्य। तो ये तीनों बातें आपको किस ऑप्शन में मिलेंगी? पहले ऑप्शन में यानी कि रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। तो आपका यहाँ पर का वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है? ऑप्शन है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था के विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। आइए जानते हैं। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन होता है। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार में परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन करता है और अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है घ वाला ऑप्शन यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है? तो आपको बता दें, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक या क्रोमोसोम जनित विकार है। ये एक जीवन पर्यंत स्थिति है जो शरीर में क्रोमोसोम्स का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होता है। सामान्य रूप से शिशु 46 क्रोमोसोम के साथ पैदा होता है और 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट पिता से और 23 क्रोमोसोम का एक सेट माता से ग्रहण करता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त 21वीं क्रोमोसोम्स आ जाती है, जिसके कारण उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। यह आनुवंशिक परिवर्तन शारीरिक विकास, मस्तिष्क विकास के गति को धीमा करता है, जिससे शिशु में मध्यम से औसत बौद्धिक विकलांगता का कारण बन जाती है। तो यहाँ पर आपका जो है का वाला ऑप्शन यानी कि डाउन सिंड्रोम जो है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कार्यों को द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर। पूर्व परंपरागत अवस्था में बालक में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि यहाँ पर आपका का वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? यह आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और इसमें हमेशा एक शब्द के हेर फेर से यानी कि आगे पीछे हो जाने की वजह से इसमें हमेशा हमसे गलती हो जाती है। तो इसमें जो है आपका घ वाला ऑप्शन यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है क्रेचनर, युंग, सेल्डन या फिर स्प्रेंजर। आइए जानते हैं। युंग एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और बताया कि व्यक्तित्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। यानी कि यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ख वाला यानी कि युंग जो है ये सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं और इन प्रश्नों में आपके कितने सही हो पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद एंड थैंक यू।